सो हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर 3 ऑफ डिफ्रैक्शन। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक हमने कवर किया है फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट तक, राइट। तो अब हम इस लेक्चर में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक। ठीक है, थर्ड टॉपिक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? अब इसके डेफिनेशन को मैं पहले रीड करता हूँ, फिर मैं आपको उसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, फिर मैं वापस से रीड करता हूँ, तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए, एन अरेंजमेंट consisting of a large number of parallel slits of same width and separated by equal opaque spaces is called diffraction grating। मीन्स क्या है देखते, अभी क्या है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब है एक प्लेट है हमारे पास इस तरह से, ये कुछ प्लेट है हमारी। ठीक है, तो अभी ये जो प्लेट है वो जनरली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ठीक है, ये जो प्लेट जो है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी हुई ये एक प्लेट है। ठीक है ना, मीन्स कांच की है। तो अगर मैं इसके पीछे अगर लाइट रखूंगा तो लाइट तो पूरे इसमें से पास कर जाएगी ना। तो मुझे स्लिट्स क्रिएट करने हैं, तो स्लिट्स क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डायमंड टूल से हम उस डायमंड टूल से क्या करेंगे, ऐसा लाइन खींचेंगे हम, ऐसे n नंबर ऑफ लाइंस खींचेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रहा n नंबर ऑफ लाइंस खींचे हमने। तो इससे क्या होगा, अब ये जो बीच में दिख रहा है ना, दो लाइन के बीच में गैप, ये स्लिट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि होल की तरह, लाइन होल की तरह। और ये जो लाइन जो मैंने बनाए हैं ये ब्लैक पेन से जितने भी लाइन बनाए, ये एक ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि ओपेक की तरह, ओपेक स्पेस की तरह एक्ट करेंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, इस ये जो विड्थ है ये स्लिट की विड्थ है, जिसे हम स्मॉल ई से शो करेंगे। फिर ये जो विड्थ है ये भी स्मॉल ई से है। तो ऐसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये स्लिट की विड्थ है। ओके, और ये जो लाइन जो ड्रॉ की गई है ये ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि ओपेक स्पेस की तरह। तो इस लाइन की थिकनेस जो है वो स्मॉल डी रहेगी। ये लाइन की थिकनेस स्मॉल डी, स्मॉल डी। ठीक है, इसकी भी स्मॉल डी। तो ऐसा हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से, समझ रहे ना। ये लाइन की थिकनेस है स्मॉल डी, यानी कि जो ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इससे ही कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मीन्स क्या है, एक अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स है, जैसे कि डेफिनेशन में कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स। यहाँ पे बहुत सारे स्लिट्स हैं हमारे पास पैरेलली, और सेम विड्थ है, मतलब ई सब इक्वल डिस्टेंस के स्लिट के जो विड्थ रहेंगे, यहाँ पे ई है तो ये भी ई, तो सेम विड्थ के, एंड सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक स्पेसेस। इक्वल ओपेक मतलब ये जो डी है इससे सेपरेट हो रही है स्लिट्स। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को ही, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक और नाम है, इसे हम एक्चुअली में कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट। एन स्लिट्स मीन्स क्या हुआ, आप हमने जब पिछले लेक्चर में देखा था सिंगल स्लिट पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इस पे ना मल्टीपल स्लिट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। मीन्स एन स्लिट्स, एन स्लिट्स मतलब एन नंबर ऑफ, ठीक है, मल्टीपल स्लिट्स। ये मल्टीपल स्लिट्स है, और इसके बीच का जो ऑब्स्टेकल जो है ओपेक स्पेस, उसका हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको मैं 2D में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको 2D में ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मैं टॉप से देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऑब्स्टेकल है, फिर स्लिट है, फिर ऑब्स्टेकल है, फिर स्लिट है, फिर ऑब्स्टेकल है, फिर स्लिट है, ऐसा, और एन नंबर ऑफ रहेगा इसे। ठीक है, ये तो बस हमने एज्यूम करने के लिए मैं कुछ लाइन ड्रॉ की है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली ना ये जनरली 1 इंच का होता है। ये जो जनरली इसकी जो लेंथ है ये प्लेट की, इसकी जनरली इंच जो होती है वो 1 इंच होती है। 1 इंच मीन्स 2.54 सेंटीमीटर। और इस 2.54 सेंटीमीटर में भी 15,000 जनरली 15,000 लाइंस ड्रॉ की जाती है। आप समझ सकते हैं, यानी कि n नंबर ऑफ स्लिट्स के मतलब 15,000 स्लिट्स जनरली 1 इंच में रहती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं कि 15,000 ही हो, 14,000 या फिर 16,000, 17,000, 18,000 भी हो सकती है। ठीक है ना, अब वो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया होगा उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। इस पर अगर न्यूमेरिकल भी आएगा ना
तो सीधा सामने से दे देगा कि 1 सेंटीमीटर की इसमें इतने लाइंस लेनी है हमें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो समझा। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? कुछ नहीं है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स कहते हैं, यानी कि मल्टीपल स्लिट्स। तो इस तरह से, ठीक है ना, ये मल्टीपल स्लिट्स है और एन नंबर ऑफ स्लिट्स ऐसे चलते जाएंगे कंटिन्यू। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तब हम आते हैं इसकी स्टडी करते हैं हम और डिटेल में। तो अभी इसको एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं डिराइव करता हूँ। ये 1 इंच में जनरल केस ले रहा हूँ मैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते, राइट। तो 2.54 सेंटीमीटर में 15,000 लाइन्स है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये जो ई है और ये डी है, अगर इसे हम मिला दे, जैसे कि अगर ये जो यहाँ से अगर मैं शो करता हूँ इस लाइन से इस लाइन तक, येलो लाइन से मैं शो करता हूँ, तो ये ई प्लस टी है। तो सिमिलरली यहाँ से मैं यहाँ तक अगर शो करना चाहूँ पूरा एक इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये अलग से ई प्लस टी है। फिर इस लाइन से इस लाइन तक अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो ई प्लस डी है। इस ई प्लस डी को ना ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ ई प्लस डी जो होता है उसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। मीन्स अगर यहाँ से यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरह से, अगर मैं यहाँ से शो करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ तक बता रहा हूँ, तो इसे मैं कहूँगा ई प्लस डी। या फिर मैं यहाँ से अगेन ये ई है और ये डी है, तो इस तरह से ये अगेन ई प्लस डी है। फिर यहाँ से यहाँ तक ई प्लस डी, ये ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है ना, तो ई प्लस डी को हम क्या कहते हैं? ग्रेडिंग एलिमेंट। ये वो इंपॉर्टेंट है, ई प्लस डी को हम ग्रेडिंग एलिमेंट कहते हैं। तो जनरली 1 इंच की लेंथ है इस प्लेट की, जिसके हम सेंटीमीटर में 2.54 कह सकते हैं। इसके अंदर कितने ई प्लस डी है? इसके अंदर ई प्लस डी कितने रहेंगे? ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, ई प्लस डी प्लस डॉट 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 डॉट, राइट। तो इसको मैं और शॉर्ट में करने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कैपिटल एन, मल्टीपल स्लिट्स है, एन नंबर ऑफ लाइन्स इसमें, तो कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस डी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे? देखिए, ई प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, तो ऐसे एन नंबर ऑफ ई प्लस डी है ना, तो अगर कैपिटल एन को जो है वो मैं कैपिटल एन को डिनोट करता हूँ मल्टीपल स्लिट्स, यानी कि कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ लाइंस कह सकता हूँ या फिर मैं मल्टीपल स्लिट्स कह सकता हूँ, बात तो एक ही है। ये जितने लाइन ड्रॉ किया हमने उसे हम कैपिटल एन से शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने ई प्लस डी रिपीट हो रहे? कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई ई प्लस डी। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 इंच में 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, और उसके अंदर ई प्लस डी जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो कैपिटल एन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतने ग्रेटिंग एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं 1 इंच में। तो यहाँ से मैं ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ई प्लस डी जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एन को उधर भेजते हैं हम कैपिटल एन। तो मैं यही एक्चुअल फॉर्मूला मुझे डिराइव करना था। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ग्रेटिंग एलिमेंट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे तो कुछ लाइंस आपने लिमिटेड बनाई, ये मैं बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो स्लिट है बहुत बारीक है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना ये कुछ इस तरह से होगे, बहुत छोटे 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 इस तरह से जा रहे होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है ना, बस आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़े बड़े बनाए और लिमिटेड लाइंस बनाए। ये एन नंबर ऑफ लाइंस एक्चुअली 15,000 लाइंस होते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ तक समझा आपको। तो ई प्लस डी होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, और उसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कैपिटल एन। लेकिन जरूरी नहीं 1 इंच का ही प्लेट यूज करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर के प्लेट यूज करे एक्सपेरिमेंट करते समय। तो फिर इसी को ना थोड़ा एग्जाम में ना जनरली 2.54 सेंटीमीटर नहीं दिया रहता है, वो ऐसा कहता है कि 1 सेंटीमीटर में इतने लाइन्स है, ऐसा कुछ कहेगा, एन लाइन्स है 1 सेंटीमीटर में। तो इसके हिसाब से हम ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूला को, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ई प्लस डी इज इक्वल टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब इससे क्या होगा, जितना भी वो बोलेगा 1 इंच 2 इंच 3 इंच या फिर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वो बस आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला, हम इसी को याद रखेंगे। ओके, हम मेन इसे याद रखेंगे। ठीक है, समथिंग सेंटीमीटर डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब वो एग्जाम में कुछ भी देगा,
ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि ना 1 सेंटीमीटर की कुछ लाइन दिया था, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ लाइंस दिया था और कहा था कि ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करके दिखाओ। सिंपल था, ई प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट है और सेंटीमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन, जितने भी नंबर ऑफ लाइन पे ड्रॉ हुए हो, या फिर नंबर ऑफ स्लिट बोलो, बात एक ही है। एक तो आप नंबर ऑफ स्लिट्स बोले या फिर नंबर ऑफ लाइन जितने ड्रॉ हुए बीच में, वो क्या है, बात तो एक ही है, ठीक है। तब हम आते हैं इसके, अब हम इसके अब इसके हम अब इस पे हम कंडीशंस निकालते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में सिंगल स्लिट में 8 कंडीशन डिराइव किए थे हमने, वैसे ही इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में यानी कि मल्टीपल स्लिट्स में भी हम 6 कंडीशन को डिराइव करेंगे। तो 6 वो कंडीशन डिराइव करने से पहले मैं इसके डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस प्लेस है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल स्लिट है ना, तो मैं सभी स्लिट नहीं निकालूंगा, मैं बस कुछ स्लिट को ही ड्रॉ करूंगा। ये कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा ये कुछ इस तरह से, और ये डॉट 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 भी ऐसा ये कंटिन्यू होते जा रहा है, ठीक है। मल्टीपल स्लिट्स है, एन नंबर ऑफ स्लिट्स। और यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ, एक और कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे फाइनली स्क्रीन, ठीक है ना। ये मल्टीपल स्लिट्स है और मैं डॉट डॉट किया हूँ, इसका मतलब वो कंटिन्यू होते जा रहे हैं मल्टीपल स्लिट, ठीक है। अब इसके अंदर हम डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम कुछ इस तरह से जाएगी, स्पेरिकल वेवफ्रंट क्रिएट करेगा ये, तो परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट लाइट रेस। तो कुछ इस तरह से मैं शो करने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो इसके बाद प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हुआ, तो ये सीधे जाएगा कुछ इस तरह से, ये भी सीधा जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से भी ये सीधा जाएगा रे, और ये इसमें से भी सीधा जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। इस तरह से, ओके। तो ये मल्टीपल स्लिट्स है और रे, ये प्लेन वेवफ्रंट था तो लाइट रे सीधा गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ज होंगे स्क्रीन पे, तो कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ज हो गए एक जगह पे, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पॉइंट ओ देता हूँ, मतलब क्या है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल मैक्सिमा बना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे और कुछ रेस क्या हो गए, स्लिट से डिफ्रैक्ट हुए होंगे कुछ एंगल से, तो उन्हें मैं इस तरह से डिफ्रैक्ट करते हुए दिखाता हूँ, ठीक है। और रेस आपको इसी तरह से बनाने, आपको यही आपको याद रखना है कि रेस जो है इसी टाइप के बनाने हैं। और अगर हम नीचे पे बनाएंगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो हम ना रेस हमेशा ऊपर की तरफ ही बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये क्या होगा, ये कहीं पे भी जा रहा होगा, यहाँ पे कहीं डिफ्रैक्ट हो रहा होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, इसे मैं नाम देता हूँ पी, ठीक है। ये बन गई हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रे डायग्राम, ठीक है। तो अब इसमें ये जो जितने एंगल से डिफ्रैक्ट हो रहा है इसे हम कहेंगे थीटा, ये थीटा, ये भी एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हो रहा है और ये भी एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हो रहा है, ओके। और अभी ई प्लस डी मुझे ग्रेटिंग एलिमेंट दिखाना है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे शो करूंगा, मुझे ये दो रे के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ मैं, ये दो रे के बीच में। अभी दो रे के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालूं मैं, तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक और बार समझाता हूँ। ये कुछ ऑब्स्टेकल है, फिर स्लिट है, यहाँ पे स्लिट दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे मुझे एक और ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है इस तरह से, और यहाँ पे और स्लिट है, फिर आगे से चला जा रहा है। तो आप बताइए ये क्या है, ये स्लिट विड्थ है जो स्मॉल ई से शो हो रहा है, ये क्या है, ऑब्स्टेकल या फिर ओपेक का जो थिकनेस है वो स्मॉल डी से शो कर रहा हूँ मैं, तो वापस एक स्लिट विड्थ है कुछ इस तरह से, राइट। तो अभी मुझे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ से जो रे निकल रही थी और यहाँ से जो रे निकल रही थी उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको इसको निकाले कैसे हम, ये बीचों बीच में से निकल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ये स्लिट विड्थ का आधा हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा, प्लस डी, प्लस और ये स्लिट विड्थ का आधा है ये, तो ई बाई 2,
ठीक है ना। तो टोटल कितना हुआ, इसका टोटल होगा ई प्लस डी। इसका मतलब ये जो दो रे है जो मैंने ड्रॉ किया, इसके बीच का डिस्टेंस ई प्लस डी है। और ये जो मैंने रे लेके गया ना, ये एकदम स्लिट के बीच से लेके गया, ठीक है, बीचों बीच में एक्चुअल में ये। तो ये ई प्लस डी, इसे हम कहेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये ई प्लस डी मैंने शो किया। और सिमिलरली और हो गया, इतना काफ़ी है। अगर ये रे डायग्राम आपको समझ में आया तो हम आगे 6 कंडीशन को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या निकालना है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। हमें फर्स्ट कंडीशन वही वापस से निकालना है जो हमने सिंगल स्लिट में निकाला था। फर्स्ट कंडीशन हमारी रहेगी पाथ डिफरेंस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है हमारी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। थर्ड हमें निकालना है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फोर्थ हमें निकालना है इंटेंसिटी इन मल्टीपल स्लिट, ठीक है। फिफ्थ हमें निकालना है कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और सिक्स लास्ट कंडीशन हमें निकालना है मिनिमा की। फिर आप कहोगे सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इस केस में हम सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं निकालेंगे, क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग में सेकेंडरी मैक्सिमा में हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। तो उसलिए सेकेंडरी मैक्सिमा को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे भी नहीं। हमें सिर्फ 6 कंडीशन पे हमें ध्यान देना है। पहला पार्ट डिफरेंस निकालना है, जैसे हम सिंगल स्लिट में निकाला था सेम कंडीशन हमें यहाँ पे भी निकालनी है। बस वहाँ पे सिंगल स्लिट से निकाले थे, हमें यहाँ पे मल्टीपल स्लिट्स के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा सिंगल स्लिट को आपको रिमाइंड करता हूँ। हमने सिंगल स्लिट में ना, हमने क्या किया था सिंगल स्लिट में, ऐसा एक सिंगल स्लिट थी और यहाँ पे स्क्रीन था, राइट। तो यहाँ से जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था मैंने शो किया था, वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो स्लिट से निकल रहा है, टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसका फॉर्मूला था ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, राइट। जहाँ पे अल्फा क्या था हमारा, पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा, राइट ना। ये हमें याद रखना है, ठीक है। सिंगल स्लिट से मैंने फाइंड आउट किया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था वहाँ पे सिंगल स्लिट से निकलता हुआ, ए साइन अल्फा डिवाइड बाय अल्फा था, और अल्फा जो था वो पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा था, ओके। ये सिंगल स्लिट की कंडीशन थी हमें, जो हमने पिछले लेक्चर में फाइंड आउट की थी। तो हम यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं। हम फर्स्ट कंडीशन है हमारी पाथ डिफरेंस, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो क्या करना है हमें, जैसे सिंगल स्लिट में मैं क्या करता था, पाथ डिफरेंस जब मैं निकाला था ना, तो एन नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट्स लिया था मैंने, और इसमें से एक रे ऐसे निकाला था, एक रे कहीं ऐसी जाती हुई दिखाई दी थी, फिर इसके अंदर मैंने पाथ डिफरेंस निकाला था परपेंडिकुलर लेके। वैसे यहाँ पे मैं हमें क्या करना है, बस यहाँ पे ना डायरेक्ट स्लिट के बीच में से जो रेस निकल रहे ना उनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। तो आप फर्क समझ पा रहे हो, जैसे कि सिंगल स्लिट में हमने एन नंबर ऑफ पॉइंट से निकलते हुए रेस में पाथ डिफरेंस निकाला था, लेकिन इस केस में अब दो स्लिट के रेस के बीच में हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ कुछ इस तरह से, ये रही एक परपेंडिकुलर लाइन। तो अब इससे क्या हुआ, ये जो रे है और ये रे है, अब ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गए अब, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस हमारा क्या बचा, फिर यहाँ पे मैं नाम यहाँ पे मैं नेमिंग करता हूँ पहले, ये ए नाम देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बी देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं सी देता हूँ, ठीक है। अब हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल पे ही रहेगी, क्योंकि अब ये रे ऑलमोस्ट सेम हो गए। और आपको ये रे डायग्राम में दूर दूर दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्लिट इतने छोटे छोटे, इतने मीन्स इतने स्मॉल है, 1 mm से भी कम है। तो ये रेज जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है ना। आपको भले ही थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट करेगी, लेकिन ये थीटा को ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं है, ठीक है। ये बस हमें अच्छे से समझने के लिए हमने एकदम दूर दूर रेस ड्रॉ किया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रेस बहुत ही पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं पार्ट डिफरेंस पे। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, तो ये जो एंगल रहते हैं हमेशा, जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल रहता है ये भी थीटा ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालते हैं पार्ट डिफरेंस। तो हमारी पहली कंडीशन है हमारी पाथ डिफरेंस,
ओके, इसे हम किससे शो करते हैं, डेल से। तो पाथ डिफरेंस निकालना है हमें, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, बी सी, जो कि पार्ट डिफरेंस है, यही पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, ए बी, तो बी सी बाय ए बी, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो बी सी क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस है, और ए बी क्या है, ए बी है हमारा ग्रेडिंग एलिमेंट, ई प्लस डी, स्मॉल ई प्लस डी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ई प्लस डी, यहाँ से मुझे मिलेगा पार्ट डिफरेंस, डेल इज इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा। और सिंगल स्लिट में क्या फॉर्मूला आया था पार्ट डिफरेंस का, ई साइन थीटा आया था, ई साइन थीटा आया था, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पाथ डिफरेंस आया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम सेकंड फॉर्मूला पे आते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, फेस डिफरेंस, जिसे हम 5 से शो करते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं फेस डिफरेंस, जिसे हम शो करेंगे 5 से। तो फेस डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस क्या है हमारा, ई प्लस डी साइन थीटा, हो गया। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन हमने निकाल दी। ओके, ये फेस डिफरेंस। अभी हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो थर्ड कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को ना यहीं पे शो करता हूँ, नहीं यहीं पे निकालता हूँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। थर्ड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस रे डायग्राम को ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, ये जो रेज निकल रहे हैं ना, बस इन्हीं को मैं शो करता हूँ एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हमें थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा कि तो ये क्या हुआ था, एक्चुअली एक स्लिट थी, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक स्लिट ऐसे दिखाई दी थी, और यहाँ पे कुछ स्क्रीन गई है, ठीक है ना। मल्टीपल स्लिट है, मैं बस 2 रो पे ध्यान दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक रे डिफ्रैक्ट की थी इस तरह से, राइट, और यहाँ से एक रे डिफ्रैक्ट करी थी कुछ इस तरह से, ये थीटा एंगल पे था ना, इस तरह से, और यहाँ पे पी है। तो अभी मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है मल्टीपल स्लिट्स के लिए, ठीक है ना। तो अभी अब एक बात बताइए, सिंगल स्लिट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सिंगल स्लिट की बात करा, जो मैं पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया था, उसके अंदर हमने एक जो इससे जो निकलती हुई सिंगल स्लिट से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला था मैंने डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला था ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या था, पाई बाय लैम्बडा ए साइन थीटा, राइट। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल स्लिट था। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल स्लिट्स के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो वापस से जो एक वाइब्रेशन थ्योरी का एक फॉर्मूला है अपना, क्या है, आर इज इक्वल टू स्मॉल ए साइन एन डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा बाय 2। ये वाइब्रेशन थ्योरी का फॉर्मूला है, एन हार्मोनिक वाइब्रेशन थ्योरी का। तो इसके ये हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने इसके बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो स्मॉल ए है, ये जो स्मॉल ए दिखाई दे रहा है, ये एम्पलीट्यूड है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल स्लिट के केस में ये स्मॉल ए सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई रिपीट, ये जो स्मॉल ए है एम्पलीट्यूड है, लेकिन मल्टीपल स्लिट के केस में, ये जो मल्टीपल स्लिट का केस है, उस इसके केस में ये जो स्मॉल ए है एक सिंगल स्लिट से निकलता हुआ एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्मॉल ए है ये एक्चुअली इस फॉर्मूला के इक्वल है। ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था ये सिंगल स्लिट से निकलता हुआ है, राइट। तो सिंगल स्लिट से निकलता हुआ स्मॉल ए यहाँ पे ए साइन अल्फा बाय अल्फा रहेगा, समझा। तो ये मल्टीपल स्लिट से इसके लिए स्मॉल ए ये फॉर्मूला को इक्वल रहेगा। तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, ए जो है हमारा अभी कैपिटल ए साइन अल्फा बाय अल्फा है, ठीक है ना। और सिंगल, तो अब यहाँ पे ए साइन अल्फा बाय अल्फा है, अभी स्मॉल एन है। अब ये जो स्मॉल एन है इसे क्या करेंगे,
इससे हम शो करेंगे स्मॉल n जो था सिंगल स्लिट के केस में n नंबर ऑफ पॉइंट्स की रिप्रेजेंट कर रहा था, n नंबर ऑफ पॉइंट्स से जो रेज निकल रहे उसको शो कर रहा था स्मॉल n। अब यहाँ पे लेकिन मैं डायरेक्टली सिर्फ स्लिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल स्लिट्स है, तो ये स्मॉल n कैपिटल n से रिप्लेस हो गया, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस या फिर नंबर ऑफ स्लिट्स कहूँ मैं। समझा? तो आप समझ पा रहे हो सिंगल स्लिट पे ना हम एक स्लिट में n नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे थे, लेकिन डिफ्रैक्शन क्राइटेरिया में ना हम सीधा सीधा स्लिट से निकलते हुए रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल n कैपिटल n से रिप्लेस हो गया, और ये जो डेल है वो डेल फाई से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि फेस डिफरेंस यहाँ पे दो रे के बीच में। तो अभी हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, फिर मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू स्मॉल a क्या हुआ, कैपिटल A साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू साइन स्मॉल n हो गया कैपिटल N, और डेल बाय टू क्या हो गया यहाँ पे फाई बाय टू डिवाइडेड बाय साइन फाई बाय टू हो गया। इसको मैं और थोड़ा यहाँ पे ना, अभी ये बहुत बड़ा फॉर्मूला बना है ना, ये फाई बाय टू को मैं क्या करता हूँ, लेट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट फाई बाय टू इज इक्वल टू बीटा, इसे मैं बीटा से शो करता हूँ, शॉर्टकट मैंने शॉर्ट कर दिया फाई बाय टू को। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या बना, r इज इक्वल टू a साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू साइन n बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। ठीक है, ये हमारा थर्ड कंडीशन मैंने ड्राइव किया रिजल्टेंट का, a साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू साइन n बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे रिजल्ट एम्पलीट्यूड में बस थोड़ा चेंज हो, ये जो स्मॉल a था वो डायरेक्टली एक स्लिट से निकलता हुआ एम्पलीट्यूड को शो कर रहा था, इसलिए सिंगल स्लिट का फॉर्मूला ये था a साइन अल्फा बाय अल्फा, तो स्मॉल a उससे रिप्लेस हो गया, और स्मॉल n जो था सिंगल स्लिट में n नंबर ऑफ पॉइंट्स को शो कर रहा था, और यहाँ पे कैपिटल n से रिप्लेस हो गया क्योंकि मल्टीपल स्लिट्स की बात कर रहा हम, और डेल जो है फाइव से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रहा रिजल्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमारा। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन डिराइव हुई। अभी हम आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन है इंटेंसिटी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फोर्थ कंडीशन हमारी, यहाँ पे फोर्थ कंडीशन है हमारी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया ऑलरेडी, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का, इसे बस स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर रखता हूँ यहाँ पे। ये है हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इसको यहाँ पे इसको मैं शो करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू है यहाँ पे बीच में एक्चुअल में, और यहाँ पे साइन एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर है। राइट, तो ये फॉर्मूला में ना एक कंक्लूजन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला, राइट, इंटेंसिटी। हमने चार कंडीशन डिराइव की है, एकदम इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये जो इंटेंसिटी है आप यहाँ से समझ सकते हो, अगर आप सिंगल स्लिट में डिराइव किया था मैंने इंटेंसिटी, वहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा इंटेंसिटी में, जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था सिंगल स्लिट में, वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर था, बस इतना ही था। मल्टीपल स्लिट में जब मैं आया यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, तो बस ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये साइन एन बीटा बाय साइन बीटा स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो पार्ट है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, ये ड्यू टू सिंगल स्लिट की वजह से कंडीशन से आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। और ये जो साइन एन बीटा बाय साइन बीटा है, ये आ रहा है मल्टीपल स्लिट की वजह से, मल्टीपल स्लिट का कंडीशन की वजह से आ रहा है, या फिर हम इसको या फिर मैं ग्रेटिंग भी कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मल्टीपल स्लिट कहूँ या ग्रेटिंग कहूँ, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो अब हम आते हैं फिफ्थ कंडीशन पे हमारे। तो फिफ्थ कंडीशन क्या निकालना है हमें, फिफ्थ कंडीशन निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, तो अब हमें सेंट्रल मैक्सिमम प्रिंसिपल। हाँ, एक बात और है, आप देख सकते हो मैंने इंटेंसिटी ग्राफ अभी तक शो नहीं किया, इसलिए शो नहीं किया क्योंकि ना सिंगल स्लिट के लिए मुझे निकालना ईजी हो गया था। मुझे पता था कि सिंगल स्लिट में प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगा
और कुछ सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा और कुछ मिनिमा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ना मुझे अब तक पता नहीं एक्चुअली प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा। क्यों? यहाँ पे भी से भी सेंटर निकल रहा है, यहाँ से भी सेंटर निकल रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है और कहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगा इसकी लोकेशन मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए मैंने अब तक ड्रॉ नहीं किया। तो इसे हम ना एकदम लास्ट में आपको शो करूंगा इंटेंसिटी डायग्राम। तो अब हम आते हैं हमारी फिफ्थ कंडीशन पे। तो फिफ्थ कंडीशन है हमारी कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल मैक्सिमा या फिर सिंपली मैक्सिमा भी कह सकते हो, ठीक है। तो अभी वापस जैसे हमने सिंगल स्लिट में किया था, कंडीशन निकालने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी होगी? इंटेंसिटी की हेल्प लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटेंसिटी का वापस से फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा कब मिलता है? जहाँ पे ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हो स्क्रीन पे, राइट। तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस तभी होगी जब इंटेंसिटी जो है वो अनडिफाइन होगी, यानी कि इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी को क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। किसके लिए? फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। अगर मुझे इसको इनफाइनाइट बनाना है, अगर मुझे इसे इनफाइनाइट बनाना है तो मुझे किसी टर्म को जीरो करना होगा। किसको करना होगा? हमें नीचे के टर्म को जीरो करना। क्यों? समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट होती वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मुझे किसी एक टर्म को जीरो करना होगा, या तो अल्फा को या फिर बीटा को। लेकिन अल्फा को ऑलरेडी अगर अल्फा को जीरो करूंगा ना मैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्लिट से जो निकल रही इंटेंसिटी उसकी प्रिंसिपल मैक्सिमा देगा, अगर मैं अल्फा को जीरो करूंगा तो, ठीक है ना। हमने सिंगल स्लिट में देखा था, अगर ये सिंगल स्लिट की, अगर सिर्फ सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं हम, एक ही स्लिट है और यह स्क्रीन है, तो अगर मैं अल्फा को जीरो कर रहा हूँ, ये अल्फा एक्चुअली सिंगल स्लिट को शो कर रहा है, अल्फा जो है सिंगल स्लिट को शो कर रहा है, तो यहाँ के मैक्सिमम कंडीशन देगा मुझे वो। इसलिए ना मैं अल्फा को जीरो नहीं कर सकता इस केस में, मल्टीपल स्लिट में। तो हम क्या करेंगे? साइन बीटा को जीरो करते। तो फिर तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो। पुट साइन बीटा इक्वल टू जीरो, वी गेट आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब साइन बीटा जीरो होना चाहिए, तो साइन बीटा कब कब जीरो होगा? तो साइन बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो तब होगा जब साइन एन पाई की इक्वल होगी, एन पाई, ठीक है ना। और यहाँ पे एन क्या हो सकता है? यहाँ पे एन हो सकता है 0 1 2 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एन का कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो एन पाई। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि बीटा जो होना चाहिए वो प्लस माइनस एन पाई की इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारी फिफ्थ कंडीशन आ गई, ठीक है। तो बीटा जो होनी चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? प्लस माइनस एन पाई। अभी इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे समझते हैं हम। अगर मैं एन के लिए जीरो रख दिया, एन के लिए अगर मैं जीरो कर दिया, तो क्या होगा? बीटा क्या होगा हमारा? बीटा इज इक्वल टू जीरो इंटू पाई जीरो, यानी कि बीटा क्या होगा मेरा? जीरो हो जाएगा। बीटा जीरो का मतलब तो साइन बीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है? जीरो हो जाएगा। या फिर मैं अगर वन रखता हूँ, एन की वैल्यू वन रखता हूँ, तो बीटा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो साइन पाई भी जीरो होता है। तो साइन बीटा तब जीरो मिलेगा जब बीटा मेरा एन पाई के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, बीटा की वैल्यू को मैं थोड़ा और एक्सपैंड करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीटा जो बीटा है वो क्या था? यहाँ पे मैंने बताया था बीटा को मैं किसको रिप्रेजेंट किया था। बीटा एक्चुअली 5/2 को बीटा रिप्रेजेंट किया था मैंने। तो बीटा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, बीटा इज इक्वल टू 5/2 है, राइट। 5/2 है, तो फाइव क्या है? लेकिन फाइव हमारा फेस डिफरेंस है ना, जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया है। फाइव क्या है? 2π/λ इंटू ई प्लस डी साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2π/λ ई प्लस डी साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई 2 है ये, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरा बीटा क्या आया? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे बीटा जो है वो है पाई डिवाइडेड बाई लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा। ये हमारा बीटा है, ठीक है ना। सिंगल स्लिट में अल्फा से खेल रहे थे और यहाँ पे हम बीटा से खेल रहे हैं, राइट। सिंगल स्लिट में हम अल्फा से खेल रहे थे और मल्टीपल स्लिट जैसी है हम बीटा से खेलना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे बीटा जो है पाई बाय लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं,
इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं ताकि इक्वेशन बने, हम इक्वेशन बना सके। यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखता हूँ मैं पाई डिवाइड बाय लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, इक्वल पे रखा, इक्वल टू में रखने के बाद तो यहाँ से फिर ये मॉडिफाई करके क्या हो गया, ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, और लैम्बडा को उधर भेज दो, एन लैम्बडा। तो ये इक्वेशन बनी प्रिंसिपल मैक्सिमा में। और मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी से हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को, मैक्सिमा की कंडीशन को लेके, ठीक है। और एक बात और है, आप प्रीवियस मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना, मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या रिपीट हुआ था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आया, हर साल आया है, डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हमेशा आया, ये मई में या दिसंबर में क्वेश्चन पूछा ही पूछा ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो कि वेवलेंथ को डिटरमाइन करके दिखाए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में। तो आप क्या करोगे, सिंपल वे में आपको क्या करना है, ये जो मैंने रे डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, ये बनाना है आपको अच्छे से। फिर इसके बाद आपको सीधा ये जो हमने कंडीशन डिराइव की यहाँ से प्रिंसिपल मैक्सिमा की, यहाँ से आपको यहाँ से शो करते हुए फिर हमें यहाँ तक आना है डिराइव करते हुए। ये जो लैम्बडा यही एक्चुअली वेवलेंथ है, ठीक है, यही वेवलेंथ है, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव करने क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो अभी हम हमारी लास्ट कंडीशन पे आते हैं। हम हमारी लास्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर मिनिमा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमम समझा, तो यहाँ पे बस वेवलेंथ निकालने बोल सकते हो, डिटरमाइन वेवलेंथ। तो आपका ये आप ये फॉर्मूला डिराइव करना है आपको, या फिर हो सकता है तो एन को वहाँ भेजिए। यहाँ पे एन क्या है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, 0 से शुरू होके कहीं तक भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लास्ट कंडीशन है हमारी कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा मीन्स जहाँ पे डार्क स्पॉट मिला हो। तो अभी मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा के लिए अगेन मैं किसका हेल्प लूंगा, सबसे पहले कोई भी कंडीशन मुझे निकालनी है ना, मिनिमा मैक्सिमा, हमेशा इंटेंसिटी के फॉर्मूला को ही यूज़ करना है हमें। तो वापस से मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूला को यूज़ करता हूँ, ये फॉर्मूला वापस से यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, सही है, सही है, ओके। तो अभी मिनिमा करना है, तो हमें पता है मिनिमा करने के लिए क्या करना होगा, मिनिमा मीन्स डार्क स्पॉट मिला होगा स्क्रीन पे, और डार्क कब मिलेगा, जब इंटेंसिटी जीरो ही हो। तो इसे मुझे जीरो करना होगा, तो इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए। अब इंटेंसिटी जीरो करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो मैं साइन अल्फा को जीरो कर दूं जैसे सिंगल स्लिट में किया था, या फिर एन बीटा कर दूं। मैं अगेन रिपीट, ये जो फॉर्मूला है वो सिंगल स्लिट से आया है, लेकिन मुझे मल्टीपल स्लिट के लिए मिनिमा कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम साइन एन बीटा को जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन एन बीटा अगर जीरो हो जाएगा तो मुझे मिनिमा कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो साइन एन बीटा है, तो एन बीटा की वैल्यूज में क्या पुट कर सकता हूँ, प्लस माइनस एम पाई के बराबर पुट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम ना जीरो नहीं होना चाहिए, बस एम की वैल्यू ना 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितने भी ले सकता हूँ, लेकिन एम इज नॉट इक्वल टू 0 n 2n 3n इस तरह से। तो एम को ये वैल्यूज नहीं रख सकता, क्यों, अब इसके रीजन देखते हैं हम। अभी देखिए, अगर चल एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, एम को मैं जीरो पुट करता हूँ, एम को मैं जीरो पुट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एन बीटा में क्या होगा, एन बीटा इज इक्वल टू एम की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, एन बीटा जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइन एन बीटा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि जहाँ पे बीटा जीरो हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो
ये साइन बीटा इक्वल टू 0 हो गया, जहाँ पे मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमम मिला था, और एक ही जगह पे मिनिमा नहीं मिल सकता। समझ रहे हो ना, मतलब जहाँ मैक्सिमम मेरे को ऑलरेडी मिला है साइन बीटा 0 पे, वहीं पे मिनिमा कैसे मिल सकता है? दोनों एक साथ कोलैप्स नहीं हो सकते, तो इसलिए m की वैल्यू 0 n 2n 3n नहीं सकते। अब n रख के देखते हैं यहाँ पे, अगर अगर n होता है तो क्या होगा? तो n बीटा जो है यहाँ पे, ये जो n बीटा है, ये m अगर n होगा तो ये n पाई के बराबर हो जाएगा, n कट जाएगा यहाँ से, तो बीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो अगेन वापस से ऊपर चलिए, मैक्सिमम कंडीशन में चलिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? बीटा की वैल्यू 0 और n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे हम, तो बीटा इज इक्वल टू पाई पे भी हमें प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा है। समझ रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे वापस से बीटा इज इक्वल टू पाई पे मिनिमम मिल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम m की वैल्यू 0 n 2n 3n इस तरह के वैल्यूज नहीं रख सकते, और 1 2 3 4 5 पॉसिबल है। सिंगल स्लिट पे भी जब मिनिमा किए थे ना हम, तब भी m की वैल्यू हमने 0 नहीं पुट किया था, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा था, तो हमने वहाँ पे भी m की वैल्यू 1 2 3 4 ही पुट किया था। यहाँ पे भी 1 2 3 4 ही पुट करना है, 0 पुट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको और मॉडिफाई करते हैं हम इस इक्वेशन को, n बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m पाई, इसको और मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ अभी, ठीक है। अब इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, n इंटू बीटा क्या है हमारा, पाई डिवाइडेड बाय लैम्बडा इंटू ई प्लस टी साइन थीटा, राइट, इज इक्वल टू प्लस माइनस m पाई। तो यहाँ से ना पाई कट गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, और लैम्बडा को उधर सेंड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया n, ये क्या हो गया n ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा उधर भेजते तो m लैम्बडा। तो ये इक्वेशन बनी मिनिमा की, ठीक है। ये हमारी 6th कंडीशन, एक्चुअली यही कंडीशन है, बस इतने एंगल पे हम ये नहीं कर सकते, बस ये इक्वेशन मैंने डिराइव किया, थोड़ा उसको एक्सपेंड किया बीटा की वैल्यू पुट करके। तो ये भी डिटरमाइन ऑफ वेवलेंथ पूछ सकते हैं, लेकिन ना अब एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आया डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे भी एक वेवलेंथ निकल रहा है और यहाँ पे भी एक वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, तो हम किसको प्रीफर करें? तो हमेशा इसको प्रीफर करेंगे हम, और न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा हम इसी को महत्व देंगे, यानी कि हम ज़्यादा ना इंटेंसिटी जहाँ मैक्सिमम होती ना, उस वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम आते, हो गए 6 कंडीशन हमारे खत्म हो गए, मिनिमा को भी हमने डिराइव कर लिया। अब हम आते इंटेंसिटी ग्राफ, और मैं आपको शो करता हूँ स्क्रीन पे किस तरह की इंटेंसिटी ग्राफ मुझे मिल रही है। तो अब यह वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैक्सिमा कंडीशन में आप देख सकते हो बीटा की वैल्यूज के इसमें प्लस माइनस n पाई है। सिंगल स्लिट में जब मैं मैक्सिमा चाहिए था मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो हमें डायरेक्ट अल्फा 0 हो गया था, मीन्स एक कंडीशन पे प्रिंसिपल मैक्सिमा हुई थी, लेकिन यहाँ पे ना बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई मिला, मतलब n की वैल्यू भी क्या है वो 0 1 2 3, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बीटा की वैल्यू बहुत सारे हैं और उतने सारे एंगल्स पे मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। इसका कंक्लूजन ये है कि मुझे मल्टीपल स्लिट्स में मल्टीपल प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगी, सिंगल स्लिट में सिर्फ एक प्रिंसिपल मैक्सिमा मिला था, लेकिन यहाँ पे इस केस में मुझे मल्टीपल प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे शो करता हूँ इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा की, ये स्क्रीन है, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू पाई पे, n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट, n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो बीटा 0 पे मुझे कोई प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा है इस तरह से, ठीक है। अब बीटा अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं, n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो बीटा इज इक्वल टू प्लस पाई पे, तो प्लस पाई पे कहीं पे एक और मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा है। सिमिलरली माइनस या फिर माइनस में भी खेलेंगे हम, माइनस पाई पे भी मुझे एक और प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा है कुछ इस तरह से, समझ रहे ना। तो ऐसे मल्टीपल प्रिंसिपल मैक्सिमम्स मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे इस केस में, क्योंकि बीटा के बहुत सारे कंडीशन होते जा रहे हैं, एन की वैल्यू 0 1 2 3 है, उसके हिसाब से पुट करते जाऊँगा, उसके हिसाब से मुझे अलग अलग प्रिंसिपल मैक्सिमा मुझे मिलते ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमा मल्टीपल प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं मिनिमा की कंडीशन पे, मिनिमा के साथ क्या हो रहा है, अब मिनिमा में मैं क्या कहता, m में 0 नहीं पुट कर सकता, n नहीं पुट कर सकता, 2n नहीं पुट कर सकता, 3n नहीं पुट कर सकता, ठीक है ना। तो फिर भी अब मिनिमा तो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा में मिलेगी, मीन्स जैसे अब एक स्क्रीन है, अब ये स्क्रीन है और इसके ऊपर मुझे
एक प्रिंसिपल मैक्सिमम यहीं कहीं मिला होगा और एक प्रिंसिपल मैक्सिमम कहीं यहीं मिला होगा, ठीक है। मैं मान के चलो एक 0 पे मिला होगा, बीटा 0 पे, और ये ना मुझे बीटा इज इक्वल टू पाई पे मिला होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दो प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा उनके बीच में ही मिनिमम पॉसिबल है। बीच में तो यहाँ पे तो मिनिमम मिलेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कुछ मिनिमम मिनिमम मुझे मिलती दिखाई देगी। तब उसे फाइंड आउट करते हैं हम कितने मिनिमम मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है ये जो m है 1 2 3 4 5 तो है, एक कंटिन्यू कहाँ तक हो सकता है, n-1 तक कंटिन्यू होगा। n तो पुट नहीं कर सकता मैं, लेकिन n के एक वैल्यू पीछे मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ बस। n तो टच नहीं कर सकता m, तो n-1 तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दो प्रिंसिपल मैक्सिमा में n-1 मिनिमा दिखाई देंगे, ठीक है। वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल n-1 मिनिमा रहेगी, ठीक है। अभी कैपिटल n क्या है आप बोलोगे, तो नंबर ऑफ लाइन, जितने नंबर ऑफ लाइंस जितने नंबर ऑफ स्लिट्स की हम बात करेंगे उसके हिसाब से एक कम n-1 मिनिमम मुझे दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में दिखाई देंगे। फिर अभी ऐसे ही ग्राफ कंटिन्यू होते जाएगा कुछ इस तरह से। फिर एक और प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ कहीं मिलेगा और वहाँ पे भी मुझे n नंबर ऑफ मिनिमस मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इंटेंसिटी ग्राफ ग्राफ तो आप समझ में आ गए हमें कि इंटेंसिटी ग्राफ वो क्या है। इसका मतलब क्या है, सिंपल वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मल्टीपल स्लिट में या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मुझे n नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेंगे। मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा सिर्फ एक नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेंगे, और साथ में जो मिनिमा है वो भी मुझे ज़्यादा मिलेंगे। अगर और दो प्रिंसिपल मैक्सिमा में अगर हम बात करेंगे, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा इस तरह से, तो उनके बीच में जो मिनिमा मिलेगा वो मुझे n-1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। तो ये मैक्सिमा का कंडीशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और मिनिमा भी समझ में आया। बस मिनिमा में एक चीज़ का ध्यान रखना है, m की वैल्यू मैं 1 से शुरू करूंगा, 0 नहीं पुट करूंगा, ठीक है ये, और n to n भी पुट नहीं कर सकता। और एग्जाम में आपको जब भी वेवलेंथ निकालने बोला ना, तो आप मैक्सिमा के वेवलेंथ को प्रीफर करोगे, मिनिमा के वेवलेंथ को प्रीफर नहीं करना है। और क्वेश्चन भी पूछेगा ना, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि आपको ग्रेटिंग एलिमेंट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर दे दिया, और आपको वेवलेंथ निकालने बोलेगा ना, तब भी आपको, और आप उसने कहा नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा, तो तब भी आप मैक्सिमा के फॉर्मूला को ही लेके चलेंगे। और इसका न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। इस पर हम न्यूमेरिकल आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गया गाइस, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ टॉपिक हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कुछ नहीं है, फ्रॉनहोफर ही डिफ्रैक्शन का, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है, बस मल्टीपल स्लिट्स है, उसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। तो हम आते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो हम यहाँ पे, ठीक है, ओके। तब मैं हेडिंग डालता हूँ, फोर्थ टॉपिक हमारा CHS ऑफ डिफ्रैक्शन CHS ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ना हम सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। पहला है अब्सेंट स्पेक्ट्रा, अब्सेंट स्पेक्ट्रा, और सेकंड जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है। इसके अंदर ये जो अब्सेंट स्पेक्ट्रा है ना, ये सिर्फ थ्योरी पार्ट हमें देखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स में ना थ्योरी भी पूछ सकते हैं आपको, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए अभी से आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पहले ही पता रहेगा ना कि इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो आप अलग से अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आते हैं हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है अब्सेंट स्पेक्ट्रा। अभी अब्सेंट स्पेक्ट्रा क्या है, इससे ना मैं आपको समझाने से पहले मैं ना मैथमेटिकली इसको अच्छे से डिराइव कर लेता हूँ। बस आप समझ लीजिए एक बार, जब मैं डिराइव कर रहा हूँ तो किस तरह से डिराइव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाता हूँ कि एब्सेंट स्पेक्ट्रा एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। तो मैं एक बार बस मैथमेटिकली आपको डिराइव करता हूँ। तो
आपको पता है इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, जो फॉर्मूला था हमारा ए आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था इंटेंसिटी का, राइट। तो मैंने वहाँ पे अभी भी जस्ट बताया था, ये जो फॉर्मूला बना है ये सिंगल स्लिट की वजह से बना है, ड्यू टू सिंगल स्लिट। और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये मल्टीपल स्लिट की कंडीशन की वजह से हुआ है, मल्टीपल स्लिट की कंडीशन से। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू ग्रेटिंग, या फिर मल्टीपल स्लिट भी हम कह सकते हैं, ड्यू टू ग्रेटिंग। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन ड्यू टू ग्रेटिंग, तो इसको मैंने डिराइव किया था, अभी जस्ट डिराइव किया था। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन कहाँ पे गई, ये वाला फॉर्मूला ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, अब प्लस माइनस हटा देता हूँ मैं, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू ग्रेटिंग में यहाँ पे लिखता हूँ मैं ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, जहाँ पे लिखता हूँ मैं एन जो था वो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन हम लिखेंगे, कंडीशन फॉर मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट से कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने ग्रेटिंग से लिया है। सिंगल स्लिट जो हमने पिछले लेक्चर में किया था उसके अंदर जो मिनिमम कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्बडा, राइट। ये फॉर्मूला आया था कंडीशन फॉर मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट में। और यहाँ पे m जो वैल्यू होती है, m क्या होती है 1 2 3 हो सकती है, बट m 0 नहीं हो सकती बस सिंगल स्लिट में, राइट। तो अभी इसको मैं फर्स्ट लिखता हूँ और इसको मैं सेकंड लिखता हूँ। यहाँ तक समझा? मैंने बस दो कंडीशन के फॉर्मूला उठाए, एक ग्रेटिंग में जो प्रिंसिपल मैक्सिमा से बना और एक जो मिनिमा बना था सिंगल स्लिट में। अब मैं ना इनको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड 1/2, ये दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई प्लस डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा डिवाइडेड बाय एम लैम्बडा। यहाँ से क्या होगा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल। ये फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला जो बनेगा ये हमारा बनेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ ई प्लस डी डिवाइडेड बाय स्मॉल ई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय, यहाँ यही है हमारा अपसेंट स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर अपसेंट स्पेक्ट्रा। ओके, ये मैंने फॉर्मूला डिराइव किया आपके सामने। तो एक बार देखते हैं एक और बार मैंने कैसे डिराइव किया। मैंने कुछ नहीं किया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया। ये जो इफेक्ट था सिंगल स्लिट से आ रहा था और ये मल्टीपल स्लिट से आ रहा था। फिर मैंने दो कंडीशन उठाई, एक ग्रेटिंग में जो प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो फॉर्मूला था उससे उठाया, और कंडीशन फॉर मिनिमा जो कि हम पिछले लेक्चर में किया था सिंगल स्लिट का, उसके मिनिमा कंडीशन का फॉर्मूला यहाँ पे रखा मैंने। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करने के बाद मुझे कंडीशन मिली ई प्लस डी इक्वल टू एन बाय एम। बस यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे साइड में बस लिख देना एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ, किसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसका है, ये मैक्सिमा का, मैक्सिमा का नंबर ऑफ ऑर्डर है। और ये स्मॉल एम है, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मिनिमा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मिनिमा। यानी कि जो स्मॉल एम था वो मैक्सिमा की कंडीशन में वैल्यू मैंने पुट किया था, और जो स्मॉल एम था वो मिनिमा की इसमें पुट किया था। तो ये है अपसेंट स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला। तो अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, ये है क्या। तो ये कहना ये चाहता है कि अगर सिंगल स्लिट से, अगर किसी स्क्रीन पे सिंगल स्लिट से, अगर समझ के सिंगल स्लिट से ना यहाँ पे एक ग्राफ
इंटेंसिटी जो ग्राफ बनेगा वो कहीं मिनिमा बन रही होगी इस तरह से। ओके, ध्यान से सुनना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सिंगल स्लिट से यहाँ पे कहीं मिनिमा बन रहा होगा, ऐसे समझ के चलते हैं हम, यहाँ पे कहीं पे। और उसी समय अगर मल्टीपल स्लिट्स यूज हो रहे होंगे, और जो मल्टीपल स्लिट से यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा होगा इंटेंसिटी, ठीक है। सिंगल स्लिट से क्या बन रहा है, वहाँ पे मिनिमा बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा होगा, और मल्टीपल स्लिट से वहाँ पे मैक्सिमा बन रहा होगा। तो वहाँ पे ना ऑर्डर जो रहेगा वो मिस हो जाएगा, उसे हम कहेंगे एब्सेंट स्पेक्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। एक और बार मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ अच्छे से। देखिए, सिंगल स्लिट है और ये स्क्रीन है। हम समझ के चलते हैं कि सिंगल स्लिट की वजह से यहाँ पे कहीं ग्राफ इस तरह से मिनिमा बनता हुआ जा रहा होगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो ये मिनिमा दिख रहा है ना, यहाँ पे मिनिमा बना रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे मिनिमा। लेकिन अभी और अरे मल्टीपल स्लिट से समझ के चले, तो सिंगल स्लिट से मिनिमा बन रहा था, और मल्टीपल स्लिट से यहाँ कहीं प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा होगा, कुछ इस तरह से। ये मल्टीपल स्लिट की वजह से बन रहा होगा। तो इससे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे सिंगल स्लिट का जो इफेक्ट है, सिंगल स्लिट का जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है सिंगल स्लिट का, ये जो सिंगल स्लिट का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगल स्लिट से यहाँ पे मिनिमा बना है, राइट। लेकिन मल्टीपल स्लिट की वजह से यहाँ पे मैक्सिमा बना है, तो ये मैक्सिमा तो बना रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ना, इसकी वजह से ये टर्म जीरो हो जा रहा है, तो ऑर्डर यहाँ पे मिस कर जा रहा है। किसका ऑर्डर मिस कर रहा है पता है? मैक्सिमा का ऑर्डर मिस कर रहा है। मीन्स मिनिमा से इंटेंसिटी जीरो होती हुई दिखाई दे रही फॉर्मूला से, लेकिन ये है वहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा, लेकिन दिख के नहीं आ रहा। तो इसके वजह से ये ऑर्डर मिस कर गया, मतलब वहाँ पे मैक्सिमा का ऑर्डर मिस हो गया। तो वहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट ग्राफ बताऊँ तो रिजल्टेंट ग्राफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इस तरह से। मीन्स वहाँ पे ऑर्डर मिस हो रहा है प्रिंसिपल मैक्सिम का, ठीक है, समझा। तो ये मिनिमम पॉइंट जो है, ये जो मिनिमम बना रहे सिंगल स्लिट से बना रहे, और ये मल्टीपल स्लिट से यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जब मिनिमा की वजह से इंटेंसिटी जीरो कर जा रही है, तो इसलिए इसका ऑर्डर मिस हो जा रहा है। इसका ऑर्डर दिख के नहीं आ रहा हमें, ये ऑर्डर मिस हो जा रहा है, ये ऑर्डर मिस कर जा रहा है, ये हमें दिख के नहीं आ रहा, ठीक है। इसे कहेंगे हम एब्सेंट स्पेक्ट्रा। अब एग्जाम्पल, अब ये फॉर्मूला के क्या लेने देना है फिर, ये फॉर्मूला को मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ना देखिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू ग्रेटिंग का कंडीशन से मैंने एक फॉर्मूला लिया, और एक मिनिमा से बनता हुआ कंडीशन, इसका मिनिमा बनता हुआ सिंगल स्लिट से बनता हुआ कंडीशन लिया, और दोनों को एक एडजस्ट किया मैथमेटिकली, जिसके कारण मुझे कंडीशन मिली। इस कंडीशन से क्या होगा, अब एक कंडीशन में एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि लेट स्मॉल डी अगर ई के बराबर हो जाता है, डी क्या है, ऑब्स्टेकल या फिर ओपेक का जो विड्थ है, अगर वो स्लिट के बराबर हो जाता है, स्लिट विड्थ के बराबर, तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, ये फॉर्मूला में ये चेंज आएगा, ई प्लस डी स्मॉल ई हो गया अगर, तो डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू एन बाई एम। तो ई प्लस ई क्या हुआ, 2e, डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू एन बाई एम। ई कैंसिल हो गया, तो एन इज इक्वल टू 2m आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 हो गए, तो उसी टाइम में क्या हो रहा है, m की वैल्यू क्या बनते जा रहे हैं, सॉरी n के m की वैल्यू, अगर मैं 1 2 3 रखता हूँ, तो उसी केस में उसी टाइम में n की वैल्यूज जो है वो क्या होते जा रहे हैं, 2 1 2 4 और 3 6 2 4 8, इस तरह से। तो जहाँ पे मिनिमा बना रहा है इंटेंसिटी, जहाँ पे मिनिमा बन रही सिंगल स्लिट से, ये जो m है ये तो सिंगल स्लिट का मिनिमा ऑर्डर है, इस सिंगल स्लिट का मिनिमा ऑर्डर है, राइट। तो ये मिनिमा से 1 2 3 4 जहाँ पे बनता जा रहा है, वहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा, फोर्थ ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा, सिक्स्थ ऑर्डर का, एट्थ ऑर्डर का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो मिस करते जा रहा है इसके साथ, क्योंकि ये मिनिमा बना रहा है। मिनिमा कैसे, इंटेंसिटी जीरो जा रही है, इंटेंसिटी जीरो होने से अगर वहाँ प्रिंसिपल मैक्सिमम बन रहा होगा जिस भी ऑर्डर का, वो मिस कर जा रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो ये एब्सेंट स्पेक्ट्रा है। तो इसके पास थ्योरी पार्ट आपको एग्जाम में पूछेगा, तो थ्योरी पार्ट पूछेगा तो आप कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो डेरिवेशन हमने किया है ये लिखना है यहाँ अच्छे से, हाँ ठीक है। एक कंक्लूजन देना है, लास्ट में एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी, यानी कि डी, ये जो डी की पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी है, वहाँ पे ना एन इज मिसिंग, यहाँ पे जो एन है ये मिस हो रहा है,
एन इज मिसिंग, ठीक है, एन इज मिसिंग, प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो ऑर्डर है वो मिस कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई मिनिमा भी साथ में आ जा रहा है सिंगल स्लिट की वजह से, इसकी वजह से प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर मिस कर जा रहा है, तो एन इज मिसिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इज कॉल्ड absent स्पेक्ट्रा। ओके, तो absent स्पेक्ट्रा शायद समझ में आया, इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसके कंडीशन से जहाँ पे मिनिमा बन रहे हैं, भले ये प्रिंसिपल मैक्सिमम पे बन रहा होगा, लेकिन इसके मिनिमा बनने से वजह से इंटेंसिटी जीरो जा रही है, इसी कारण ये प्रिंसिपल मैक्सिमम का ऑर्डर मिस कर जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा इसके पहले मैं ना एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, ई प्लस डी डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू एन बाई एम, आपको ना कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लोकल बुक्स में ई एक मिनट ना, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ई प्लस डी डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू, ये उल्टा रहेगा, एम डिवाइड बाई एन, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से दिखाई देगा फॉर्मूला, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमने जिस तरह से नोटेशन दिया है, जैसे मैक्सिमम का नोटेशन हमने स्मॉल एन दिया है और मिनिमम में हमने नोटेशन स्मॉल एम का यूज़ किया है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला एन बाय एम बना है। ठीक है ना, तो कुछ बुक्स में आपको एम बाय एन दिखा, इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये जो एम यूज़ किया होगा ना उसने, वो मैक्सिमम में यूज़ किया होगा, और जो एन है वो मिनिमम में यूज़ किया होगा, तो इसलिए वो फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अपना, लेकिन ये फॉर्मूला ना बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप इस पर मत जाइए, अगर बुक्स में भी आपको दिखे तो आप इससे फॉलो कीजिए, क्योंकि अब बुक में ना एक प्रॉब्लम है, फॉर्मूला ये डिराइव हुआ है और न्यूमेरिकल में ना, लेकिन उसमें उन्होंने एन बाय एम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने की कोशिश की है, तो इससे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, थ्योरी में अलग से याद करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल में अलग से याद करना पड़ेगा, तो इसलिए आप कन्फ्यूजन को बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ना एकदम बेस्ट वे में है, क्योंकि हम देख सकते हैं हमने सिंगल स्लिट में हमने मिनिमा में स्मॉल एम यूज़ किया था, और ग्रेटिंग में भी मिनिमा में हमने स्मॉल एम ही यूज़ किया है, और मैक्सिमा में हमने स्मॉल एन का यूज़ किया है, इसकी वजह से ये फॉर्मूला थोड़ा इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बुक्स में शायद आपको ये ई प्लस डी की जगह ना इस तरह से दिखे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, ऐसा कुछ दिखे इस तरह से, लेकिन उससे और कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्यों, स्मॉल ए तो एम्पलीट्यूड भी है, तो कितने सारे नोटेशन आप एक ही रोटेशन हर जगह दोगे, है ना, तो इसलिए मैंने ये फॉर्म में नहीं लिया, इसको मैंने स्मॉल ई प्लस डी बाय स्मॉल ई किया, यानी कि स्लिट विड्थ को ई से रिप्रेजेंट किया और ऑब्स्टिकल को हमने डी से रिप्रेजेंट किया, जिससे क्या सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ओके ना, और आपको इसी से फॉलो करना है, क्योंकि हम जब वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको ना उतने न्यूमेरिकल भी आप कर लोगे ना, तो आपको पूरा डिफ्रैक्शन का आपका जो कमांड है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सेकंड। तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, किसका ऑर्डर, लेकिन तो ये सिंपली मैक्सिमम, कभी मैं ग्रेटिंग में, मैं पहले बताया कुछ भी जब आए, अब ऑर्डर निकालना है, अब तो या फिर मैं दो ही चीज़ का ऑर्डर निकाल सकता हूँ, एक है मिनिमा एक है मैक्सिमा, तो मैं किसका निकालूँ, तो जब कुछ नहीं दिया ना, तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हमेशा मैक्सिमा को ही देना है, यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा को, तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है वो मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमा का निकालना है। या फिर एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल भी पूछा, कुछ कंडीशन नहीं देना, आपको मैक्सिमा की कंडीशन से अप्लाई करने वहाँ पे, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए मैंने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, यहाँ पे अभी जस्ट है ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एन लैम्बडा, यहाँ पे एन क्या है अपना 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये मैक्सिमम कितने ऑर्डर निकाल सकता हूँ, ये जो एन है ना ये कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, वो मुझे पता करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, एन मैक्स निकालना है मुझे, तो फॉर एन मैक्स निकालना मतलब कहाँ तक जा सकते हैं ये ऑर्डर्स 0 1 करके, तो एन मैक्स के लिए मुझे साइन थीटा जो है वो 1 होना चाहिए लास्ट, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, उससे ज़्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है, तो साइन थीटा के लिए 1 कर सकता हूँ मैक्सिमम, तो साइन थीटा अगर 1 हो गया तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एन मैक्स इज इक्वल टू लैम्बडा उधर भेजते, साइन थीटा तो 1 हो गया, तो ई प्लस डी डिवाइड बाई लैम्बडा उधर गए लैम्बडा, बस ये हमारा फॉर्मूला
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो देगा ग्रेटिंग एलिमेंट है, वेवलेंथ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर कितना ग्रेट मिल सकते हैं, तो आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो कंडीशन है ना, जो हमने निकाली, ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमम हमने जो डिराइव किया था ग्रेटिंग में, ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, डिटरमाइन वेवलेंथ जो हर साल आया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन रहे हैं, और इसी के रेस्पेक्ट में मैं ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश किया हूँ, अपसेंट स्पेक्ट्रा और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स को। ठीक है ना, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग पावर, एक हमारा लास्ट कंसेप्ट बचा है रिजॉल्विंग पावर, और उस एप्लीकेशन देखना है हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, वो एक बचा है, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स अगर ये लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें अगर आप सारे कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए, आपको इस फॉर्मूला एक बार अच्छे समझ में आ गए ना, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएंगे, आप न्यूमेरिकल खुद ही से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।